दोस्तों सोचो, जब जिंदगी आपको अंधेरे में ढकेल दे लेकिन आप फिर भी रोशनी तक पहुंच जाओ, यही है इस कहानी का असली जादू। ये सिर्फ जेल की दीवारों की कहानी नहीं, ये उम्मीद का सफर है, दोस्ती का इम्तिहान है और जीत का सबूत है। अगर आप रियल इमोशंस, सस्पेंस और अनबीटेबल स्पिरिट देखना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, अगर आप कहानियों के शौकीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मेरी नेक्स्ट आने वाली सब वीडियोस आपसे मिस हो जाएगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है शॉशैंक रिडेम्पशन के नाम से जानी जाने वाली एक सख्त और बेरहम जेल से। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह से फरार नहीं हो सका। कुछ ने तो अपनी सारी उम्र इन दीवारों के दरमियान गुजार दी और भागने का ख्याल भी उनके लिए नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि ऐसी कोशिश की सिर्फ एक सजा है, मौत। वेल, यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। एंडी एक शरीफ सीधा साधा बैंकर जिसकी जिंदगी एक पल में उलट कर रख दी जाती है। उस पर अपनी बीवी और उसके लवर को कत्ल करने का इल्जाम लगाया जाता है और एंडी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। एंडी बार बार कहता है, मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन कातिल नहीं। लेकिन कोर्ट रूम में सब सबूत एंडी के खिलाफ दिखते हैं, इसलिए जज एंडी को उम्र कैद की सजा के लिए अमेरिका की सबसे सख्त जेल द शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। जब एंडी और दूसरे नए कैदियों को जेल में लाया जाता है तो पुराने कैदियों में शर्त लगती है कि इन नए आने वालों में सबसे पहले कौन रोएगा, और वो शर्त एक सिगरेट की डब्बी पे लगती है। सब पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों में से एक एक को चुन लेते हैं। रेड नाम का एक कैदी रेड एंडी को देखकर कहता है, ये आदमी पक्का रोएगा, क्योंकि एंडी बहुत शरीफ और नाजुक दिखता था। इसके बाद सब नए कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सब पुराने कैदी नए कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि वो डर जाए और रोने लगे, और ऐसा ही होता है। उनमें से एक कैदी डर जाता है और रोने लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। गार्ड्स वहाँ आते हैं और उसको रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वो रोना बंद नहीं करता तो गार्ड्स उसको बाहर निकालकर इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पे लगाया हुआ दाव हार जाता है। रेड ये दाव हार जाता है और समझ जाता है कि एंडी बहुत स्ट्रांग है। अगले दिन रेड खाने के टेबल पर अपने साथी को सिगरेट की डब्बी दे देता है, क्योंकि वो शर्त हार चुका था। फिर हम एंडी को देखते हैं जो चुपचाप अकेला खाना खा रहा होता है। तभी एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है, जो 50 साल से इस जेल में था। एंडी समझदारी से जेल के रूल्स और कैदियों की जानकारी हासिल करता है। ब्रुक्स उसको रेड के बारे में बताता है, जो जेल के अंदर हर चीज बाहर से मंगवा सकता था। इसे रेड के बारे में पता चलता है और वो फौरन रेड के पास जाकर पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है, हाँ तुमने ठीक सुना है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या किसी को मारने के लिए ना हो। एंडी उससे एक छोटा सा हैमर मंगवाता है। रेड कहता है कि क्या तुम हैमर से किसी को मारना चाहते हो? लेकिन एंडी कहता नहीं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तभी रेड कहता है कि अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बन जाएंगे। वो कुछ लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये तुम पर गंदी नजर रखते हैं, इसलिए इनसे केयरफुल रहना। अगले दिन जब रेड ने एंडी का हैमर मंगवा लिया तो वो उसको देखकर हंसता है कि इस छोटे से हैमर से जेल की मजबूत दीवार में टनल यानी सुरंग बनाने में तो शायद 1000 साल लग जाएंगे। इसीलिए रेड सीक्रेटली ब्रुक्स के जरिए से एंडी तक वो हैमर पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो वो 3 लोग जिनकी एंडी पर बुरी नजर थी वो उसको पकड़ लेते हैं और एंडी कुछ नहीं कर पाता। वो लोग उसको खूब मारते हैं और फिर उसके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता है और वो तीनों एंडी के साथ हमेशा ऐसा ही करते थे। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है कि हमें छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। कैदियों की एक टीम छत की मरम्मत के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन छत पर एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर होता है, जिसका नाम हेडली होता है। हेडली बहुत सख्त इंसान होता है, जो जरा सी गलती पर भी कैदी को बहुत बुरी तरह सजा देता है और पीट भी देता है। जब सब कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तो हेडली कुछ परेशान सा लगता है और अपने दोस्तों से कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा भाई की डेथ हुई है और मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में $30,000 पड़े हैं और इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, जिस वजह से इस सारे पैसे पर मेरा ही हक बनता है। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही मैं ये $30,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स के नाम पर सारा पैसा ले लेगी। हेडली ये बात दोस्तों को बता रहा होता है और एंडी ये सब बातें दूर से सुन रहा होता है। एंडी जो एक बहुत बड़ा बैंकर होता है, अच्छी तरह जानता था कि ये पैसा सरकार को टैक्स दिए बगैर कैसे निकाला जा सकता है, तो वो बिना सोचे समझे हेडली के पास चला जाता है। वो हेडली के पास जाता है और कहता है, क्या आप अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो? हेडली ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन उसे नीचे नहीं गिराता। एंडी उससे कहता है कि अगर आप अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो कि वो आपको धोखा नहीं देगी तो मेरे पास एक आइडिया है। वो हेडली को मशवरा देता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स अपनी बीवी को $60,000 तक की अमाउंट बिना टैक्स के गिफ्ट में दे सकता है। एंडी ये काम हेडली के लिए फ्री में करने के लिए कहता है। हेडली कहता है, तुम बदले में क्या लोगे? तो एंडी बदले में सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बियर की मांग करता है। अगले दिन सब कैदी छत पर बैठे और बियर पीते हैं, मजा लेते हैं। मतलब एंडी ने हेडली को मना लिया था, लेकिन एंडी बियर नहीं पीता। वो एक कोने में बैठकर सबको देखता है और खुश होता है कि सब बियर पी रहे हैं। कैदी भी एंडी की वजह से खुश हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन
नामुमकिन था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी तमन्ना पूरी होती है। फिर वक्त इसी तरह गुजरता है और एंडी और रेड की दोस्ती और गहरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में सब कैदियों को मूवी दिखाई जाती है और सब रीटा हेवर्थ की मूवी देखते हैं। फिर एंडी रेड के पास आता है और कहता है कि मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। तो पोस्टर के लिए एंडी रेड से डिमांड करता है, क्योंकि जेल में सिर्फ एक ही आदमी था जो बाहर से कुछ भी मंगा सकता था। एंडी फिर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है 3 लोग उसके सामने खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत हरकत करते रहे हैं और कहते हैं एंडी हमारे साथ चलो। लेकिन इस बार एंडी इनकार कर देता है। जब वो इनकार करता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनसे मुकाबला करता है। हाँ, लेकिन वो 3 है, इसलिए वो एंडी को बहुत बुरा पीट देते हैं। लेकिन आज वो एंडी के साथ कुछ और नहीं करते, बस उसको इतना पीट देते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। और उसी वक्त वो आदमी जिसने एंडी को मारा था उसे जेल में 1 हफ्ते के लिए डाल दिया जाता है। 1 हफ्ता बाद जब वो अपने सेल में वापस आता है तो वही ऑफिसर वहाँ होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था, और किसी ने उस ऑफिसर को बताया था कि इस आदमी ने एंडी को इतना मारा कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल गया। अब यहाँ वो ऑफिसर उस आदमी को इतना बुरा मारता है कि वो आदमी हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। 1 महीने बाद जब एंडी हॉस्पिटल से अपने सेल में वापस आता है तो उससे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का फोटो मिलता है, एक बड़ा पोस्टर जो असल में रेड की तरफ से वेलकम गिफ्ट होता है। दिन इसी तरह गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जेल में वार्डन अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसका सेल चेक करता है। सेल चेक करने के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तो उसकी नजर सेल के सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि मैं सेल में पोस्टर्स लगाने की परमिशन नहीं देता, लेकिन तुम इसे अपने सेल में रख सकते हो। असल में ये सर्च सिर्फ बहाना था। ये ऑफिसर वार्डन को बता चुका था कि एंडी ने कैसे इसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जो वार्डन अपने साथ ले जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस लौट आता है और उसकी बाइबल उसे वापस करता है और कहता है कि इसमें निजात है। अगले दिन वार्डन उसे अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि ऐसी अकलमंद शख्सियत जैसे तुम्हें जेल में क्यों भेजा गया, तुम्हें यहाँ कैद नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही ब्रुक्स नाम का आदमी भी होता है जो काफी सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा था। फिर वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 टैक्स बचाए थे, दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास ले आता है। असल में उसका एक ITR का इशू था जो उसे सॉल्व करना था और वो मिनट्स में सॉल्व हो जाता है। एंडी की पूरी जेल में बात होने लगती है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं वर्कलोड बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एंडी को एक असिस्टेंट की नीड होती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को चुनता है। एक दिन ब्रुक्स लाइब्रेरी में एक कैदी की गर्दन पर छुरी रख देता है और बिना वजह उसे मारने की कोशिश करता है। असल में गवर्नमेंट ने उसकी सजा खत्म कर दी जाएगी, लेकिन वो इस जेल को छोड़ना नहीं चाहता। आज तक उसने अपनी पूरी 50 साल की जिंदगी इस जेल में गुजारी है और बाहर की दुनिया को पूरी तरह भूल चुका है। बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत अजीब लगती है। जेल की सच्ची दुनिया उसकी असल दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने कोई गलती की तो फिर से उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे वही जेल भेज दिया जाएगा। एंडी के समझाने के बाद ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जब वो जेल से रिलीज होने के बाद बाहर आता है तो बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत अजीब लगती है। 50 सालों के बाद बाहर की दुनिया का पेस काफी तेज हो गया है। जहाँ पहले सड़क पर सिर्फ एक कार दिखाई देती थी, अब सड़कों पर कार्स ही कार्स चल रही होती हैं। कुछ दिनों बाद वो सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा जेल को याद करता है और वापस जेल में जाने की तमन्ना रखता है। इसलिए कभी कभी वो सोचता है कि वो कोई जुर्म करे ताकि वो वापस इस जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई जुर्म नहीं करता और इस तेज भरी भीड़ भरी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाता और अपनी जिंदगी छोड़ देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों को एक लेटर लिखता है जो सब पढ़ते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हमें वो जेल दिखाई जाती है। वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। वो कैदियों को जेल से बाहर ले जाता है और काम करवाता है ताकि वो सीख सकें कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है, और कैदी भी इस काम को करने पर राजी हो जाते हैं क्योंकि सबको ताजा हवा लेनी होती है। इस तरह वार्डन इन कैदियों को काम करवाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं क्योंकि कैदी की मजदूरी बहुत सस्ती होती है और बाहर के लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम से कोई काम नहीं करवाता क्योंकि वो इस काम के ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और वार्डन अपने कैदियों से ही आधी कीमत पर काम करवाता है क्योंकि कैदी असल मजदूर नहीं होते जो रोजाना की मजदूरी लेते। इसलिए वार्डन कैदी से काम करवा के बहुत पैसा कमाता है और ये पैसा ब्लैक मार्केट में चला जाता है। लेकिन एंडी बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। एंडी असल में ये पैसा एक ऐसे शख्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है जो इस दुनिया में कभी था ही नहीं, ताकि अगर पुलिस कल को कोई खोज करे तो पुलिस उस शख्स को ढूंढती है जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत छोटा और जवान है और छोटी उम्र में बहुत से जेल जा चुका है। टॉमी का नेचर बहुत फ्रेंडली है और वो जल्दी ही जेल के हर कैदी के साथ दोस्त बन जाता है। एक दिन डिनर टेबल पर टॉमी सबको बताता है कि मैं पिछले कुछ सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बहुत से जेल जा चुका हूँ और इस बार भी चोरी की वजह से परेशानी में हूँ। टॉमी की बातें सुनते हुए एंडी उससे कहता है कि अगर तुम चोरी कर रहे हो और बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को जो एंडी ने कहा वो बहुत पसंद आया और उससे अच्छा लगा, इसलिए टॉमी रेड के पास जाता है और एंडी के बारे में कहता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है और एक अच्छा इंसान है। उसको जेल क्यों भेजा गया? रेड बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर किया, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा मिली। ये सुनकर टॉमी बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे कुछ याद आ गया हो। फिर वो एंडी को बुलाता है। अब टॉमी एंडी और रेड का सामना करता है और दोनों से कहता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल गया था जहाँ मैंने एक कैदी से मुलाकात की और उसने मुझे बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। घर का मालिक उठ गया और अब वो पकड़ा गया।
डर के मारे उसने घर के मालिक और उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया। बाद में उससे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर्स थे और वो लेडी एक बहुत प्रोमिनेंट बैंकर की वाइफ थी। कुछ समय बाद जब मैंने न्यूज में कुछ देखा तो पता चला कि पुलिस ने जब इन दोनों मर्डर्स की तहकीकात की तो पुलिस को शक हुआ कि बैंकर ने इन दोनों का मर्डर किया है, इसलिए बैंकर को उसकी वाइफ और उसके लवर का कातिल समझकर अरेस्ट कर लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बिल्कुल इनोसेंट यानी बेगुनाह था। ये सब जानकर एंडी बाद में वार्डन के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर एंडी की बात नहीं मानता क्योंकि एंडी ही वो शख्स है जो उसके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है और वार्डन को देता है, इसलिए वार्डन के सारे सीक्रेट्स एंडी जानता है। तो अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन और पैसा नहीं कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक मनी का सीक्रेट भी खुल जाए। इसलिए वार्डन एंडी से कहता है कि ये एक झूठी कहानी है, मुझे ये सब रोज सुनने को मिलता है और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। एंडी वार्डन से प्रॉमिस करता है कि चाहे मैं फ्री हो जाऊं लेकिन मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की बात कोई नहीं सुनता। एंडी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, मैंने इतनी मदद की इस आदमी की, लेकिन आज हालांकि मैं बेगुनाह हूँ लेकिन फिर भी मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इसलिए एंडी वार्डन पे फुल गुस्सा हो जाता है, जिसपे वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए जेल में डाल देता है और फिर वो सीधा टॉमी के पास जाता है। वार्डन टॉमी से पूछता है क्या तुमने एंडी को जो कुछ भी बताया वो सब सच है? टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल सच है। फिर वार्डन टॉमी से कहता है कि अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया तो तुम इसके बारे में गवाही दे सकते हो? टॉमी कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वार्डन ऊपर वाले गार्ड को इशारा करता है, गार्ड टॉमी को गोली मार देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे गोली मार दी गई है, लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वार्डन बहुत जालिम इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारा काम नहीं करूंगा। फिर वार्डन कहता है कि मेरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा वरना मैं इस जेल में तुम्हारी जिंदगी को आजाब बना दूंगा। वार्डन जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इस आदमी को 1 और महीने के लिए सेल में डाले रखो। ये सेल बहुत डरावना था जहाँ कैदी को 1 महीने के लिए पूरी तरह अंधेरे में रहना पड़ता था। अब एंडी इसमें 1 महीना गुजार चुका है लेकिन अब उसे 1 और महीना उस छोटी अंधेरी रूम में गुजरना था। बाहर पूरे जेल में ये खबर फैल जाती है कि एंडी को उस जुर्म के लिए सजा दी जा रही है जो उसने कभी नहीं किया। जेल के अंदर हर कैदी एंडी के लिए बहुत अफसोस करता है। अब इस अंधेरे रूम में 2 महीने गुजर जाते हैं। जब वो बाहर आता है रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जेल से बाहर जा सकते हो? रेड कहता है हाँ, लेकिन जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, मैं मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको का समुद्र का किनारा बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि वहाँ इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपनी बोट बीच पर रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जुआरी इंसान की जरूरत होगी जो मुझे बाहर से चीजें ला कर देगा। असल में वो रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है और पागल कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस आ जाना चाहिए। मैक्सिको एक बहुत दूर की जगह है। ये कहते हुए रेड वहाँ से चला जाता है। वो निकलने लगता है लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिलीज हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं करूंगा। फिर एंडी रेड को एक एड्रेस देता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से रिलीज हो इस जगह जाना जहाँ खेत के बीच में एक बड़ा और खूबसूरत पेड़ है। मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। रेड कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के पीछे तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा। मैंने उस पत्थर के नीचे एक डब्बा छुपा दिया है और जब भी तुम रिलीज हो जाओ वहाँ जाओ और पत्थर के नीचे उस डब्बे को देखो जो मैंने छुपाया है। एंडी वहाँ से निकलता है और सीधा वार्डन के पास जाता है। वार्डन का काम पूरा करने के बाद एंडी सारी डॉक्यूमेंट्स एक स्पेशल सेफ में रख देता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन उससे उसके कपड़े देता है और कहता है कि तुम मेरे कपड़े प्रेस करो और मेरे जूतों को मिरर की तरह चमका दो। फिर एंडी को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। रेड दूसरी तरफ उस रात बहुत परेशान है क्योंकि उसे डर था कि एंडी शायद अपनी जान ना ले ले। रात इसी तरह गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह सब कैदी के सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सब कैदी बाहर निकलते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। पहली बार सालों में ऐसा हुआ कि सुबह कोई कैदी अपने सेल से बाहर नहीं आया। रेड की नजर भी एंडी के सेल पर होती है और रेड की परेशानी और बढ़ जाती है। क्या एंडी ने अपनी जान ले ली? फिर एक गार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फट जाती हैं जब वो देखता है कि सेल के अंदर कोई नहीं है और एंडी वहाँ से भाग गया है। अब हमें वार्डन दिखाई देता है जो अपने जूतों को पहनने के लिए बॉक्स ओपन करता है, लेकिन इसमें उसके शूज नहीं बल्कि एंडी के शूज थे। उसमें पुराने शूज थे और इसलिए पूरी जेल में सायरन बजने लगता है। ये सायरन एक कैदी के भागने की होती है। वार्डन जल्दी से एंडी के सेल की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि एंडी गायब है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि जाओ और रेड को ले आओ क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता था। रेड को भी यहाँ बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है एंडी कहाँ है? रेड कहता है मुझे क्या पता। इस पर वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या ये भूत था जो रात भर में गायब हो गया? वार्डन बहुत नाराज होता है। वो वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और गार्ड्स पर रेड पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है और उस पोस्टर पर भी पत्थर फेंका जो दीवार पर लगा हुआ था, लेकिन पत्थर से पोस्टर गिरता नहीं बल्कि उसके आर पार हो जाता है। जब वार्डन अंदर देखता है तो एंडी ने एक बहुत बड़ा टनल बना लिया था। देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है और बिना किसी मशीन के इस वॉल में टनल बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और यहाँ से भाग गया। इसके बाद सब गार्ड्स उस जगह जाते हैं जहाँ से एंडी ने बाहर निकला था। वहाँ जाने पर उन लोगों को एंडी के पुराने कपड़े मिलते हैं और वो हैमर भी मिलता है जो 20 साल पहले एंडी ने रेड से मांगा था। ये वही हैमर था जिससे एंडी ने 20 साल तक अपने सेल की दीवार में टनल बनाई। एंडी ने ये काम इतने आराम से इतनी सफाई से किया था कि किसी को कभी शक भी नहीं हुआ। जो भी मिट्टी दीवार से निकलती वो एंडी रोजाना अपनी पॉकेट में डालकर बाहर ले जाता और बाहर जाकर नीचे फेंक देता। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था तो वो वार्डन के सारे ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल लेता है और वो बाइबल जो एंडी के हाथ में होती है उससे चालाकी से वार्डन के सेफ में रख देता है। वार्डन को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स रख रहा है। फिर एंडी वो नए कपड़े जो वार्डन
वार्डन ने प्रेस करवाए थे नीचे पहनता है और ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और वो साथ ही चमकते हुए शूज भी पहनकर चल देता है। रात को जैसे ही सारी जेल की लाइट्स बंद होती हैं, एंडी अपने सेल के टनल से बाहर निकलता है। फिर वो एक सुअर पाइप तक पहुंचता है, उसको तोड़ता है और उस पतली गंदगी भरी लाइन में घुसकर रेंगता हुआ उस जेल से भाग जाता है जहां से कोई कभी भाग नहीं सका था। सुअर पाइप लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी जिसे एंडी ने क्रॉस किया था। सुबह होते ही एंडी सीधा बैंक पहुंचता है जहां वार्डन का सारा ब्लैक मनी पड़ा होता है। ये पैसा एक ऐसे आदमी के नाम था जो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर का पूरा खेल एंडी ने खुद बनाया था और जेल के अंदर से वो खुद ही उस आदमी की साइन करता था। इसलिए एंडी के लिए सारा पैसा निकालना बहुत आसान था क्योंकि उसके पास उस आदमी के तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। एंडी फिर एक बैंक से दूसरे बैंक जाता है और वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है और ये $3,70,000 थे। इसका मतलब एंडी सिर्फ आजाद नहीं हुआ बल्कि इतना पैसा भी कमा लिया और अमीर बन गया। और हमें ये भी पता चलता है कि जिस दिन एंडी ने उस जेल में कदम रखा उस दिन से ही उसने ये काम शुरू कर दिया था। वार्डन ने जेल में एंडी को बहुत बुरा बर्ताव किया और टॉमी को भी मार दिया। इसलिए एंडी ने वार्डन के ब्लैक मनी के सबूत मीडिया को दिए। अगली सुबह ये खबर न्यूज में छपती है। जब वार्डन अपना सेफ खोलता है तो देखता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं बल्कि एंडी की बाइबल है। वार्डन बाइबल का पहला पेज खुला होता है जहाँ एंडी ने लिखा होता है कि तुम सही थे, नजात इसमें है। और जब वार्डन अगला पेज पलटता है तो देखता है कि वहाँ हैमर का निशान है। असल में एंडी ने बाइबल के पेजेस को हैमर के शेप में काटा और एक मोल्ड बनाया जिसमें उसने अपना हैमर छुपा रखा था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन ने पहली बार सेल में जाके एंडी की बाइबल देखी थी तब भी हैमर उसी बाइबल के अंदर था। ये देखकर वार्डन को बहुत बड़ा शौक लगता है। दूसरी तरफ वार्डन का ब्लैक मनी की खबर पूरे शहर में फैल गई। रिपोर्टर्स और पुलिस जेल के बाहर वार्डन को अरेस्ट करने आती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। वक्त गुजरता रहता है और एंडी के दोस्त रेड की सजा भी कम कर दी जाती है, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट से एक जॉब मिल जाती है। लेकिन जेल के बाहर की दुनिया रेड को अजनबी लगती है क्योंकि उसने अपनी 40 साल की जिंदगी उसी कैद खाने में गुजार दी। वो उसी कमरे में रहता है जहाँ कभी ब्रुक्स रहा करता था। रेड भी सब कुछ छोड़ देने का सोचता है पर उसके जहन में एंडी से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है। फिर वो कार लेकर एक विशाल घास के खेत की तरफ जाता है जहाँ एक पुराना बड़ा पेड़ होता है। उसके पास एक पत्थर की दीवार बनती है। दीवार में एक काला पत्थर था और जैसे ही रेड उसे उठाता है उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ पैसा और एंडी का लिखा हुआ खत होता है। खत में लिखा था कि एंडी उस जगह रेड का इंतजार कर रहा है जिसका जिक्र उसने जेल में किया था। एंडी ने ये भी लिखा कि उम्मीद एक खूबसूरत चीज होती है। फिर रेड उस जगह तक पहुंचता है और जब वो समुद्र के किनारे उतरता है तो देखता है कि एंडी एक बोट पर बैठा है और उसे रिपेयर कर रहा है। वही जगह जहाँ कभी रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यही कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल मिस्टर फिल्मोवा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप ये वाली स्टोरी देखें जहाँ ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।